कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की मोदी सरनेम मानहानि केस में संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद 2024 के आम चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन चेहरा होगा, ये सवाल अब लोगों के जुबान पर आने लगा है। जाहिर है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कई मौकों पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की ओर से ये कहते सुना गया था कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। लेकिन अब जब मानहानि के केस में उनकी संसद पद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो विपक्ष के सामने ये बड़ा सवाल है। आपको हम इस रिपोर्ट में यही बताने वाले हैं कि विपक्ष के सामने अब ऐसे कौन से विकल्प बचे हैं जिनको सामने लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दी जा सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत खत्म हुई, जिसके बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसके बाद अब देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर पीएम मोदी के सामने ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं रह गया जो उनको टक्कर दे सके। हालांकि मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन इन सब नामों पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसी राव के नाम पर चर्चा तेज। हाल ही में देखा गया कि विपक्ष से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाने की भी तैयारी चल रही है, जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। इन खबरों ने जोर उस समय पकड़ा जब कुछ ही दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद ममता बनर्जी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिली। वहीं इससे पहले तेलंगाना के सीएम केसी राव भी विपक्षी एकजुटता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे थे। खुद नीतीश कुमार भले कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुद को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं मानते, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात का शोर है कि बिहार की राजनीति से अलग होकर नीतीश कुमार खुद को केंद्र की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। पीएम मोदी के सामने टिकने के लिए चाहिए मजबूत चेहरा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने और उनके 8 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन मजबूती से टक्कर देगा। इसके लिए विपक्ष को अब एकता दिखाने की जरूरत है। अगर कांग्रेस विपक्ष के किसी एक चेहरे पर राजी हो भी जाती है तो क्या सभी क्षेत्रीय दल उस नाम पर अपनी सहमति जताएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जाहिर है, कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के सामने अब तक राहुल गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा है, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद अरविंद केजरीवाल, केसी राव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अपना रोल बदल सकते हैं। खुद अखिलेश यादव ने आज ये तक कह दिया कि कांग्रेस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय दलों को आगे कर अखिलेश यादव का ऐसे समय में ये बयान आना कई मानों में महत्वपूर्ण है। केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी हैं? 295, 505। देखिए, आप देखिए, ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे, इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। कांग्रेस की रजामंदी सभी दलों के लिए अहम।
पिछले काफी समय से देखा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी सीबीआई की ओर से की जा रही जांच को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी पर सभी विपक्षी दलों ने एक साथ आकर पीएम मोदी पर हमला बोला। इसके विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से एक पोस्टर अभियान भी देखने को मिला, जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी गई थी। वहीं अब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम केस में संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो इसके विरोध में सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और 2024 के आम चुनाव में एक साथ आकर लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। जाहिर है कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद अभी भी देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे की ओर से कोई पीएम कैंडिडेट सामने आता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें कांग्रेस की रजामंदी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।